गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मांग का नियम। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था मांग वक्र के बारे में। मांग वक्र में हमने क्या पढ़ा था कि वस्तु और किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। यानी किसी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसकी मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उसकी मांग में क्या होने लग जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक इसी तरह मांग का नियम भी। मांग का नियम क्या है कि मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को बतलाता है। ठीक है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है। क्लियर है? यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो निश्चित है कि उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होगा। ठीक, मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत एवं इसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, ठीक, तो उसकी कीमत क्या होगी, घटेगी। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये इनमें क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होने की एवं वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में मांग के नियम से जाना जाता है। ठीक है, मांग के नियम के प्रतिपादन का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है। ठीक, तो मार्शल के शब्दों में मांग के नियम को समझते हैं कि मांग का नियम क्या है। अन्य बातें समान रहने पर, यहां पर एक शब्द आ रहा है अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, ये अन्य बातें समान क्या है, ये है मांग के नियम की मान्यताएं या कुछ सीमाएं जहां पर ये लागू नहीं हो सकता है या जहां पर ये अपवाद है, इनको छोड़ दो। फिलहाल आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले परिभाषा को समझ लेते हैं। ठीक, प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे वस्तु की कीमत में कमी होती जाती है वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती जाती है। ठीक, इसके विपरीत जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसकी मांग घटती जाती है। ठीक, प्रोफेसर मार्शल क्या कह रहे हैं यहां पर कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, ठीक है, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वैसे वैसे उसकी मांग क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इसके विपरीत क्या होगा कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक, वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो वैसे वैसे मांग क्या होगी, घटने लग जाएगी। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि जो अन्य बातें समान रहने पर है वो क्या चीज है, उस बारे में डिस्कस करते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर क्या है। ये है नियम की मान्यताएं या सीमाएं। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर क्या है, उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राय सभी अर्थशास्त्रियों ने इस नियम की क्रियाशीलता के लिए अन्य बातें समान रहने का प्रयोग किया है। सबके सब लोगों ने, सभी अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, अन्य बातें समान रहने पर। तो ये अन्य बातें समान रहने पर जो वाक्यांश है ये क्या है, इससे प्रतीत होता है कि कीमत और मूल्य का संबंध कुछ मान्यताओं पर आधारित है। यानी कीमत और जो मूल्य है उसका संबंध क्या है, कहीं ना कहीं कुछ मान्यताओं पर आधारित है। अब वो मान्यता कौन सी है, वो मान्यता इस प्रकार से है। पहली मान्यता क्या है कि व्यक्ति की आय स्थिर रहनी चाहिए। ये नियम वहीं पर लागू होगा जहां पर व्यक्ति की आय क्या होगी, स्थिर होगी। सपोज दैट किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपए थी, अब उसकी आय बढ़कर 2000 रुपए हो गई। ठीक, वो पहले किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदता था, अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है 120 रुपए 130 रुपए है तो अभी भी वो क्या कर सकता है, उस वस्तु को खरीद सकता है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये नियम लागू नहीं होगा। यानी ये नियम कहां पर लागू होगा, जब व्यक्ति की आय स्थिर रहेगी। उस स्थिति में यदि कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, और अगर कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। दूसरा दूसरा जो पॉइंट है वो है उसके स्वभाव, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका स्वभाव, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सपोज दैट बाजार में कपड़े आ रखे, ठीक, अब क्या होता है कि कुछ समय बाद
कोई कंपनी आती है, कोई कंपनी लॉन्च होती है और अपना नया फैशन, मॉडर्न फैशन में वो अपने कपड़े मार्केट में उतार देती है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर उनकी कीमत बढ़ी भी होगी तब भी क्या करेंगे, लोग उसको खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो चलन में है, वर्तमान फैशन में है। ठीक, तो इस स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा। रुचि है, सपोज दैट कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कॉफी पीने की आदत है, उसको कॉफी का टेस्ट लगता है। ठीक, यदि कॉफी की कीमत पहले 5 रुपए थी और आप जाके 6 रुपए हो गई, 7 रुपए हो गई, तो वो व्यक्ति अभी भी जो उसकी आदत है, उसको उसका टेस्ट लगता है, तो वो क्या करेगा, उस आदत को नहीं छोड़ेगा। तो उस स्थिति में भी ये नियम क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। यानी रुचि, फैशन और स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि रुचि, फैशन और स्वभाव में परिवर्तन हुआ तो वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वस्तुओं की कीमत में स्थिर रहनी चाहिए। वस्तुओं की कीमत भी क्या होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। ठीक, फोर्थ है कोई नई स्थानापन्न वस्तु की खोज नहीं होनी चाहिए। नई स्थानापन्न वस्तु की अगर खोज होती है तो उस संबंध में क्या होगा, व्यक्ति क्या करेगा, एक इस वस्तु के बदले में अगर नई वस्तु आ जाती तो वो दूसरी वस्तु की तरफ चला जाएगा। तो उस स्थिति में भी क्या नहीं होगा, ये नियम लागू नहीं होगी। वस्तु प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर कोई वस्तु प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली है, अगर उसकी कीमत में वृद्धि होती है तो भी लोग उसको खरीदेंगे, क्योंकि उससे उसकी क्या जुड़ी हुई है, प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। ठीक है, सपोज दैट किसी व्यक्ति के पास, कोई धनी व्यक्ति है, उसके पास लग्जरी गाड़ी खरीदनी है। अब उस लग्जरी गाड़ी की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो भी वो क्या खरीदेगा, क्या करेगा, उस गाड़ी को खरीदेगा। क्यों खरीदेगा, क्योंकि उस गाड़ी के साथ उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसका समाज जुड़ा है, उसका अपने समाज में उठना बैठना, लोगों के बीच जाना आना जाना, वो चीज जुड़ी। तो ये नियम कहां पर लागू नहीं होता है, वस्तु प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा देखेगा, कीमत नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये क्या थी, इस नियम की मान्यता थी। मांग के नियम को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि बाजार में जब नारंगी की कीमत 50 पैसे प्रति नारंगी, तब उपभोक्ता 10 नारंगियों का खरीदता है। ठीक, यहाँ पर अगर किसी वस्तु, कोई वस्तु क्या है, नारंगी है, उसकी कीमत 50 पैसे। ठीक, तो उस समय उपभोक्ता कितनी नारंगी खरीद सकता है, 10 नारंगी। अब अगर उसकी कीमत घटकर 40 पैसे हो गई तो 10 से बढ़कर 20 कर देगा। इसी तरह घट घट कर उसकी कीमत लास्ट में कितनी, 10 पैसे आ गई, तो उसने 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 50 नारंगी खरीदनी शुरू कर दी। ठीक, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जैसे जैसे नारंगी की कीमत घटती जाती है वैसे वैसे उनकी मांग बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि जैसे जैसे क्या हुई, कीमतें घटती गई, वैसे वैसे इनकी क्या होगी, मांग बढ़ती गई। ये मांग बढ़ रही है। ठीक, पहले 50 पैसे थी, 50 पैसे में कितनी थी, 10, अब 40 पैसे हुई, 20, 30 में 30, 10 पैसे जब हुई तो 10 पैसे में कितनी नारंगी मिलने लगी, 50 नारंगी मिलने लगी। ठीक, क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नारंगी की कीमत घटती जाती है वैसे वैसे उनकी मांग बढ़ती जाती है। इसे एक मांग तालिका के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, मांग तालिका के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया जाता है, अभी आगे जाके समझेंगे उस चीज को। मांग तालिका क्या है, ये दे रखा है कि 50 पैसे अगर किसी नारंगी की कीमत है, उपरोक्त मांग तालिका में नारंगी के विभिन्न मूल्यों पर उनकी मांगी गई मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। मांग तालिका से स्पष्ट क्या हो रहा है कि जब नारंगी का मूल्य 50 पैसे था तब इसकी मांग 10 थी। ठीक है, 40 पैसे मूल्य पर मांग 20 हो गई, 40 पैसे पर मांग क्या हो गई, 20 हो गई, 30 पैसे पर 30, 20 पैसे पर 40 तथा 10 पैसे पर मूल्य पर मांग कितनी होगी, जब इसकी मांग मूल्य घटकर 10 पैसे आया तो मांग क्या होगी, 10 से बढ़कर 50 हो गई। ठीक, तालिका से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे नारंगी का मूल्य घटता जाता है वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ती जाती है। ठीक है, इसी मांग के नियम को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, रेखा चित्र के माध्यम से। ठीक है, रेखा चित्र में क्या है कि चित्रानुसार क्या है, एक्स अक्ष, जो एक्स अक्ष है इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर क्या है, वस्तु की मांग है, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष पर क्या है, वस्तु की कीमत को दर्शाया गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक, एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। इसमें डी डी जो है क्या है, मांग वक्र है।
इसको क्या बोलते हैं, मांग वक्र। हमने पिछले टॉपिक में मांग वक्र का जिक्र किया था, मांग वक्र के बारे में पढ़ा था। तो ये डी डी क्या है, मांग वक्र है। ठीक है, अब देखते हैं प्रारंभिक स्थिति को। अगर देखते हैं हम, प्रारंभिक स्थिति में पी वस्तु की कीमत तथा क्यू वस्तु की मांग को दर्शाता है। प्रारंभिक स्थिति क्या है, पी। पी क्या है यहाँ पर, पी वस्तु की कीमत है और क्यू वस्तु की क्या है, मांग है। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में पी वस्तु की कीमत तथा क्यू वस्तु की मांग को दर्शाता है। यहाँ पर ए बिंदु जो है ये क्या है, इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। ए बिंदु संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। ठीक, यानी मांग और कीमत में कुछ भी परिवर्तन अभी नहीं हुआ। ठीक, अब क्या होता है, अब यदि वस्तु की कीमत P से बढ़कर P1 हो जाती है, वस्तु की कीमत क्या हो गई, P से बढ़कर P1 हो गई। ठीक, तो यहां पर जो संतुलन बिंदु था ये क्या हुआ, असंतुलित होकर E1 की तरफ चला गया और मांग घटकर क्या हो गई, Q1 हो गई। ठीक, यानी यहां पर क्या हुआ, असंतुलन हुआ। क्यों असंतुलन होगा, क्योंकि मांग पहले, कीमत पहले P थी, P से बढ़कर P1 हुई, तो मांग घटकर क्या हो गई, Q से घटकर Q1 के बराबर हो जाती है। ठीक है, जिसको देखने से स्पष्ट होता है कि कीमत में वृद्धि होने पर मांग में क्या हुई, कमी हुई है। ठीक, अब दूसरी स्थिति, यदि कीमत P से घटकर P2 हो जाती है, यदि कीमत P से घटकर क्या हुई, P2 हो जाती है, तो मांग बढ़कर Q से क्या हो गई, Q2 हो गई। मांग बढ़कर क्या हो गई, Q से Q2 हो गई। ठीक, जो यह दर्शाता है कि कीमत के घटने में मांग में वृद्धि हुई, यानी कीमत घटी तो मांग बढ़ी। ठीक, जो E2 के बराबर है, और किसके बराबर है, ये E2 के बराबर है। अतः चित्र से क्या स्पष्ट है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और किसी वस्तु की अगर कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। तो यही मांग का नियम था। आई होप कि आपकी समझ में ये आ चुका होगा। धन्यवाद।